हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है G20 सम्मेलन इस साल 2023 में जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। यानी कि जितनी भी समिट्स और फोरम्स हुए वर्ल्ड के टॉप 20 कंट्रीज के बीच, वो इंडिया के द्वारा होस्ट कराए गए। न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 और 10 सितंबर को मेन समिट के दौरान दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट्स यानी कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इस सम्मेलन में आए। इस सम्मेलन में क्या हुआ, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि G20 होता क्या है, ये ग्रुप क्यों एग्जिस्ट करता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसे बनाने के पीछे पर्पस क्या था और इस ग्रुप में कौन कौन देश शामिल हैं। तो आइए इन्हीं सवालों के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, G20 को समझने से पहले हमें G7 के बारे में समझना होगा, क्योंकि G7 G20 से पहले बना था। 1970s में वर्ल्ड की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब चल रही थी। इसके पीछे कई कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा रीजन था 1973 की ऑयल क्राइसिस। ये क्राइसिस तब शुरू हुई जब अरब देशों ने ऑयल पर एक एम्बार्गो लगाया और उन कंट्रीज को तेल देना बंद कर दिया जो इजराइल के सपोर्ट में थे। ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज जैसे अमेरिका और यूरोप थे। ये वेस्टर्न कंट्रीज मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल पर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी और इसी वजह से बड़ी इकोनॉमिक रिसेशन देखने को मिली इन देशों में। उस समय इन देशों की सरकारों ने ये डिसाइड किया कि अगर इस इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधारना है तो हम सबको साथ में कोई एक्शन लेनी होगी, साथ बैठकर कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी चाहिए। इस वजह से कुछ इनफॉर्मल मीटिंग कराई जाती है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में इकोनॉमिक रिसेशन का सामना कर रहे देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स के बीच में 1973 में अमेरिका, फ्रांस, यूके और वेस्ट जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। कुछ साल बाद ये इटली और जापान को भी इंक्लूड कर लेते हैं। इस तरह 1975 में G6 की पहली मीटिंग होती है। ये पहली मीटिंग ऑफिशियली थी। इसके बाद 1976 में कनाडा भी इस ग्रुप में शामिल हो जाता है। इस तरह G6 का ग्रुप G7 का ग्रुप बन जाता है। ये 7 कंट्रीज उस समय के डेवलप कंट्रीज में से थे। इनकी इकोनॉमीज वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में से थी और भी कई सिमिलैरिटीज थी इन देशों के बीच। इन सभी देशों में लिबरल डेमोक्रेसीज थी जो ह्यूमन राइट्स और इंडिविजुअल फ्रीडम जैसी वैल्यू को प्रमोट करती थी। और इकोनॉमिकली ये सभी ऑयल क्राइसिस और रिसेशन जैसी प्रॉब्लम्स का सामना कर ही रहे थे। तो इस ग्रुप का मेन पर्पस था साथ में बैठकर इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी बनाना। G7 की तरह ही G20 की शुरुआत भी इकोनॉमिक क्राइसिस से होती है। G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20। सन 1997 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड के देशों में बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आई। ये क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि इसके कारण हांगकांग, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस जैसे देशों को भारी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। साथ ही चाइना, जापान, सिंगापुर, ताइवान और वियतनाम भी इफेक्टेड हुए। इन सभी देशों में करेंसी की वैल्यू तेजी से नीचे गिरने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी और कहीं कहीं दंगे भी देखे गए। इसके नेक्स्ट ईयर 1998 में रसिया में भी फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली। इसी कारण रसिया को G7 में इंक्लूड किया गया था। लेकिन फिर 2014 में जब रसिया ने क्रीमिया पर आक्रमण किया था, उसके बाद रसिया को इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया। इस तरह ये ग्रुप फिर से G7 हो गया। G7 के मेंबर्स ने ये रियलाइज किया कि दुनिया समय के साथ साथ ज्यादा इंटरकनेक्टेड बनती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन इतनी अधिक है कि अगर एक कंट्री में कोई प्रॉब्लम होती तो बाकी कंट्रीज में उसका असर पड़ता है। तो G7 ग्रुप ने तय किया कि अगर पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है और बड़े रिसेशन से बचना है तो दुनिया की और भी कंट्रीज को साथ बैठकर एक्शन प्लान्स बनाने होंगे। और 26 सितंबर 1999 में G7 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान G20 ग्रुप की स्थापना की गई। इस ग्रुप में डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को भी शामिल कर लेती है। इस ग्रुप में शामिल होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होती है। पहला क्राइटेरिया है कि जो G7 के मेंबर्स है वो G20 में रहेंगे। दूसरा था वैसे देश जो इकोनॉमिकली बड़े हैं। इस बेसिस पर चाइना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और रसिया को इंक्लूड कर लिया जाता है। फिर देखा जाता है कि रीजनली सबसे बड़ी पावर कौन सी है, क्योंकि दुनिया के हर एक रीजन का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। इसी कारण से एशिया में इंडोनेशिया और साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका से ब्राजील और अर्जेंटीना, नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको, ओशिनिया के रीजन से ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट के रीजन से सऊदी अरेबिया और टर्की,
और यूरोप में G7 के कंट्रीज के अलावा पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन को एज अ होल कंसीडर किया जाता है। आज G20 के ग्रुप ऑफ कंट्रीज में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। ये 20 कंट्रीज दुनिया के टॉप 20 कंट्रीज में से एक हैं। न सिर्फ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली बल्कि मिलिट्री एंड पॉपुलेशन वाइज भी ये स्ट्रॉन्ग है। हालांकि G20 को बनाने का मेन पर्पस फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करना था, इसलिए पहले G20 की मीटिंग सिर्फ इन 20 कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के बीच होती थी। लेकिन 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय इन देशों ने रियलाइज किया कि अब हमें और ज़्यादा सीरियसली मीटिंग करने की ज़रूरत है। इसके लिए न सिर्फ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स बल्कि हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स को भी मिलना चाहिए और सभी के कोऑपरेशन से ही हम ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस को रोक सकते हैं। इस तरह G20 लीडर्स की पहली ऑफिशियल समिट 2008 में अमेरिका में होती है। साल 2008 के बाद से हर साल G20 समिट हुई है और हर साल ये अलग अलग देशों में होती है। G20 का जो एजेंडा है और जो काम हो रहे हैं उसे स्मूथली चलाने के लिए एक ट्रोइका सिस्टम का यूज किया जाता है। ट्रोइका में 3 देश साथ मिलकर काम करते हैं। करेंट G20 के प्रेसिडेंट, पिछले साल के G20 प्रेसिडेंट और आने वाले साल के G20 प्रेसिडेंट। पिछले साल इंडोनेशिया में हुई थी G20 समिट, इस साल इंडिया में और 2024 में ब्राजील में होगी। तो इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील ट्रोइका कंट्रीज हैं। G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो एक रोटेशनल बेसिस पर काम करती है। सभी 20 मेंबर्स जो हैं G20 के, हर साल एक अलग अलग मेंबर को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो देश की सरकार जैसा बोल रही है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सरकार की, ऐसा नहीं है। किसी एक टाइम इंडिया को प्रेसिडेंसी मिलनी ही थी, पार्ट ऑफ द प्रोसेस के अकॉर्डिंग। 2023 में G20 का 18th समिट है। अब 2 देश बचे हैं, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। तो अगर इस साल G20 समिट इंडिया में नहीं होता तो 2024 या 2025 में हो जाता। 2008 से देखें तो सिर्फ अमेरिका में 2 बार, 2008 और 2009 में ये G20 समिट हुआ। शायद इसलिए कि 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिका से ही शुरू हुई थी। 2009 के बाद से हर एक देश को एक एक कर चांस मिला है। 2025 के बाद ये ऑर्डर रोटेशन वाइज रिपीट किए जाएंगे 2026 में यूएसए से। अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा तो इसके अनुसार अगली G20 समिट इंडिया में 2042 में होगी। इन 20 देशों के अलावा कुछ गेस्ट कंट्रीज को भी इनवाइट किया जाता है G20 समिट्स में। स्पेन के पास परमानेंट इनविटेशन है इन समिट्स के लिए। इसके अलावा होस्ट कंट्रीज भी दूसरे देशों को इनवाइट कर सकती है। इंडिया ने 9 और देशों को इस साल इनवाइट किया है, जिनमें मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, बांग्लादेश, इजिप्ट और ओमान है। इसके अलावा कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन भी शामिल हैं, जैसे अफ्रीकन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, WHO, WTO, IMF और एशियान की चेयर्स कंट्रीज। ऐसे तो G20 का मेन पर्पस इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है, लेकिन बीते कुछ सालों में G20 ने दूसरे बड़े इश्यूज को भी एड्रेस करना शुरू कर दिया है, जैसे क्लाइमेट चेंज से फाइट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करना। हालांकि बाकी इश्यूज को एड्रेस करने में कई प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि इन सभी 20 देशों के अपने अपने पॉलिसीज, प्रायोरिटीज और एजेंडाज हैं। ये एक अलग टॉपिक है। अब बात करते हैं इंडिया के इस साल के G20 पर। इस साल इंडिया ने G20 में वसुधैव कुटुंबकम की थीम सेट की है और ग्रीन डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया है। इसके साथ साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वुमेन लेड डेवलपमेंट पर भी फोकस किया गया है। इन सभी इश्यूज पर चर्चा करने के लिए 2 दिन 9 और 10 सितंबर की G20 की मेन समिट्स के अलावा भी कई और अलग अलग समिट्स भी G20 में हुए, जैसे मिनिस्टर लेवल समिट्स। 21 जुलाई को लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई इंदौर में। 22 जुलाई को एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई गोवा में। 26 अगस्त को कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई वाराणसी में। मिनिस्टर्स के अलावा अलग अलग एंगेजमेंट ग्रुप भी बने हुए हैं G20 में, जैसे B20 बिजनेस ग्रुप की मीटिंग के लिए, C20 सिविल सोसाइटी की मीटिंग के लिए, W20 वुमेन्स के लिए, Y20 यूथ 20 मीटिंग के लिए और T20 थिंक टैंक्स की मीटिंग के लिए। यानी कि इन 20 देशों की थिंक टैंक्स एक दूसरे से मिले। इसके अलावा 3 से 6 सितंबर के बीच एक शेरपा मीटिंग हुई। यहाँ पर शेरपा का मतलब है हर एक G20 लीडर का एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव।
अपॉइंट किए गए इन पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव को ही शेरपा कहा गया है। मतलब हर एक देश के लिए एक इंसान द मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा जो अपने देश की बात को आगे रखेगा। मेन मीटिंग से पहले शेरपा की एक मीटिंग होती है। फ्रेंड्स, बहुत कुछ है G20 में जानने को। आई होप आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से G20 से रिलेटेड काफी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम अपने चैनल पर आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं।